निधि कुमारी। हमारे इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहता है कि हमारे राज्य में वैसे लोग जो अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर इस वक्त समाज में मौजूदा समस्याओं को भांपते हैं, उन्हें समझते हैं और उसकी निदान के लिए सामने आते हैं। आज हम आपको नई दिशाएं की इस कड़ी में ऐसे ही एक खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो बीते कुछ वर्षों से शिक्षा के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। उनकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि उनके आसपास अगर कोई भी समस्या उन्हें नज़र आ रही है तो किसी सोल्यूशन का वेट करने के बजाय वो खुद सामने आकर उसका समाधान निकालते हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे प्रेम कुमार का। प्रेम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का निमंत्रण दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एक चीज़ जो हमने आपकी जर्नी से देखा है प्रेम जी कि कोई भी समस्या, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कुछ मौजूदा समस्याएं दिखती हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं, आप सामने आकर आप उसके लिए काम करते ही हैं। ये जो आपकी जर्नी शुरू हुई है ना, किस तरीके से, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कब आपने ये डिसाइड किया कि कुछ काम करना है समाज के लिए? मैम, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे बचपन से ही एक शौक़ था कि मैं जब कुछ बोलता था तो लोग हंसते थे यार, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और इसके बाद मैंने टीवी पे एक बार कपिल शर्मा सर को टीवी पे देखा, पहली बार 6-7 साल पहले। तो कपिल शर्मा भी मतलब कॉमेडी करते हैं, लोग हंसते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने उनको अपना प्रेरणा माना और मैंने भी लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाने के लिए सोचा। और मैं जो भी काम करता हूँ, मेरा मकसद बस इतना ही रहता है कि मैं कैसे लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाऊं, और उसी के तहत में हम लोग ज़रूरतमंद लोगों के बीच में काम करते हैं। तो इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई? शुरुआत में मैंने देखा कि गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनको वृद्धा पेंशन हुआ, दिव्यांग पेंशन हुआ, छोटी छोटी ज़रूरतें होते हैं। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, लेकिन उन लोगों को जानकारी के अभाव की वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। मैं पहले उन लोगों से जाके मिला, उन लोगों से बात किया, उन लोगों का सारे डॉक्यूमेंट लेके आया। और सिमडेगा के उस समय हमारे डीसी श्री जटाशंकर चौधरी सर जी थे, उनसे मैंने जनता दरबार में मिलता था। मैं वेट करता था मैम जनता दरबार का कि किस दिन मतलब हम सरकार मतलब जनता की सुनेगी। और मैं श्री जटाशंकर चौधरी सर से पहली बार मिला था और लोगों की समस्याएं बताया। तो फिर इसके बाद वे काम मेरी सपोर्ट किए, लोगों का काम होते गया। फिर ये मैम कंटिन्यू होते चला गया। पहले तो मैं जनता दरबार का वेट करता था, लेकिन ऐसा नहीं, बाद में फिर लोगों की जब ज़रूरतें होने लगी तो मैं प्राय भी मतलब सर से मिलने लगा और सर ने भी मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक आपने काफ़ी कुछ काम कर रखा है। इसकी शुरुआत किस तरीके से, क्या कुछ प्रेरणा रही? आपने कब डिसाइड किया कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिस पे मैं काम करना चाहूँगा? मैम, एक तो मैं एक सिमडेगा जैसे आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ, अंदर में बहुत बैकवर्ड एरिया है। बहुत 80-90% अगर बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि हम ये शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे घर की सूरत बदली जा सकती है। कि अगर कोई आदमी, अगर उसके मम्मी पापा अगर वो लोग झोपड़ी में रहते हैं तो ये पढ़ाई ही ऐसा है जो कि उन लोगों को फ्यूचर में वो बड़ा बना सकता है। लेकिन उन लोग स्कूल पढ़ने जाता है, लेकिन ना तो उन लोगों को रहने आता है, गंदे कपड़े, कभी ऊपर का बटन नहीं लगा हुआ, मतलब वो लोग कुछ चीज़ों से अचूक हो जाते हैं। जैसे हम प्राइवेट स्कूल के बड़े बच्चे जो चीज़ मतलब समझते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वही तो मैंने देखा, तो इन लोगों को मतलब स्कूल में तो ये पढ़ते ही हैं, तो वे सोच लाना कि लोगों को तो कुछ अलग एक्टिविटी कराना। तो बच्चों को मैं अपने पास बुलाता हूँ और बच्चों से प्यार से बात करता हूँ, छोटे छोटी खुशियाँ देता हूँ बच्चों को कि ताकि मेरी बातों को समझे। जैसे मैं बच्चों से बोलता हूँ कि बच्चों आज ब्रश कौन कौन नहीं किया, तो अपने हाथ खड़ा करते हैं। फिर हम लोग कभी कभी उन सारे बच्चों को ले जाके ब्रश कराते हैं। मतलब छोटी छोटी खुशियाँ देकर उन लोगों को मुझे सिखाना है और आने वाले समय में वे लोग और भी अच्छा करेंगे। ऐसा एजुकेशन के लिए आप कोचिंग्स भी करवाते हैं? हाँ, अभी मैं बीरू में बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं और शाम को मतलब पढ़ते हैं। मतलब मैम पढ़ते हैं, पढ़ाने मैं इंटर पास हूँ मैं, और वे जो भी स्कूल के जो टीचर हैं वे तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। मेरा मकसद है उनको मैं क्या पढ़ाऊँगा, वो खुद वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन मैं खेल उनको बस एक पढ़ाई का माहौल मैं क्रिएट करके देता हूँ। खेल में उससे थोड़ा से अच्छे ढंग से हमारे गाँव समाज में रहने के लिए प्रेरित करता हूँ और काफ़ी अच्छे भी लगता है, बच्चे इससे प्रेरित भी होते हैं और बच्चे आते भी हैं। जब आपने इसकी शुरुआत की तो किस तरीके से लोग जुड़े, क्या कहीं थोड़ा रेजिस्टेंस भी रहा लोगों का? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ये काम कर, एक
विजन लेके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैम जैसे सिमडेगा जैसे शहरों में या तो फिर हमारे गांव में मैं जहाँ पे रहता हूँ सोशल मीडिया पे काम करना या तो फिर अपना मोबाइल को आगे रख के अपनी बातों को रखना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब उस समय मतलब अलग था। लेकिन मैंने ये काम किया। शुरुआत में लोग आपको नहीं समझेंगे, आपको लोग पागल भी बोल सकते हैं क्योंकि आप कुछ काम नहीं करते होंगे लोगों के नज़रों में। लेकिन जब वो आगे चल के जब असर करता है तो लोग भी मानते हैं। मैं सर्वप्रथम ही मैंने देखा है लोगों से कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ता है, अच्छे लोगों का साथ रहना पड़ता है। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री रामपुरी सर जी, आशीष शास्त्री सर जी, नरेंद्र अग्रवाल सर जी, रिंकू सर जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सत्यजीत प्रसाद सर जी, घनश्याम जी सर जी। इन मतलब कुछ पॉजिटिव लोग जो होते हैं उनसे मतलब हम लोगों को अपने लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाने के लिए मतलब हम लोगों को सीखना पड़ता है। तो किसी से थोड़ा सा कुछ और सीख लिए, किसी से कुछ सीख लिए और अपने लाइफ में उसको हम लोग मतलब ला सकते हैं। बिल्कुल, ये कांस्टेंट एक कहीं ना कहीं लोग इनकरेज भी करते हैं तो आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। हाँ, मतलब उनसे दूर ही बना के रहना ठीक है। अगर वो उनका काम बोलना, अगर मान लीजिए हम पलट के उसको जवाब देंगे तो मेरा टाइम खराब होगा, हमको आगे भी कुछ करना है। मतलब कहने का मतलब अगर आपके लाइफ में अगर 1000 अगर नेगेटिव लोग हैं और उसके बावजूद अगर आप एक पॉजिटिव लोग अगर अच्छे ढूंढ लिए हैं तो वो मतलब एक काफ़ी है उसके सामने। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव लोगों का भी हाथ है। इसके अलावा खासकर महिलाओं और लड़कियों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाने में भी आपने कुछ काम किया है, बीते कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं। मैम सिमडेगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे लड़कियों को सैनिटरी पैड के लिए जागरूक करना मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जिस समाज में रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, एक लड़का को एक लड़की को पैड देना थोड़ा सा मतलब ये समाज मतलब उसे तुरंत कैच नहीं कर पाता। लेकिन मैंने उसे चैलेंज के रूप में लिया और मैंने ऐसे ही सडनली एक दिन दुकान से बोरा पकड़ के मैंने उस गांव में चला गया और पैड मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में फिर बस ये कंटिन्यू चला गया। उसके बाद में मैंने सिमडेगा के भिन्न क्षेत्रों में, गुमला जिला तक में भी मैंने लोगों के बीच में जाके सैनिटरी पैड मतलब मुहैया कराया है। काफ़ी अच्छा लगता है मतलब जब हम लोग किसी की ज़रूरतों को समझते हैं और उन लोगों को अगर मदद करते हैं तो। बिल्कुल, जितना कि मैंने आपके जर्नी को देखा है, कहीं ना कहीं खुद से आपको हर चीज़ जो है खुद से इनिशिएट आपने किया है और लगभग 7 साल से आप इस फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मुख्य चुनौतियां आपके लिए रही? क्योंकि जब आप अकेले किसी में रुके तो कभी कभी काफ़ी निराशा भी हो जाती है अगर ठीक से जो आप विजन लेके चल रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो इस जर्नी में क्या कुछ मुख्य आपको ऐसी समस्याएं देखने को मिली? जर्नी में मैम ऐसा कोई आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है जो जिसमें मतलब परेशानी नहीं आती है। और हर काम में मेरे लाइफ में कुछ अलग रहता है कि मेरे हर छोटे छोटे काम में भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं और ये मुझे और भी मतलब आगे बढ़ने के लिए और चुनौतियां देता है। जिसकी कितना भी बड़ा अगर मतलब परेशानी है तो लगता है कि हम लोग ने पिछले वाला को तो कर लिया था, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इससे भी कर लेंगे। तो हर काम को मैं चुनौती की तरह ही लेता हूँ, जो काम छोटा हो या बड़ा हो। और जब कामयाबी मिल जाती है तो अच्छा लगता है कि चलिए मतलब कर लिए, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि शिक्षा पे आप काम कर रहे हो, उसके अलावा एक लोगों में अवेयरनेस फैलता रहे, इस बारे में भी आप काम कर रहे हो। सिमडेगा जैसा कि आपने कहा कि उतना डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। अभी जिस समय आपने शुरुआत किया इस काम का, है ना, शिक्षा पे आपने काम करना स्टार्ट किया, तो वो एक जर्नी हो जाती है कि आप लोगों को उस प्रोसेस में जागरूक करते जा रहे हैं। अगर आप सैनिटरी पैड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कुछ लोग क्यूरियस होते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो उस प्रोसेस में भी आपको लोगों को जागरूक करना पड़ता है। इन बीते वर्षों में क्या कुछ बदलाव आपने अपने काम के द्वारा आपको आसपास देखने को मिला है? मैंने ये देखा है, जैसे कि मैं बच्चों लोग के बीच में काम करता हूँ तो बच्चे मुझे देखते हैं तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं गया है तो वो छिप जाएगा कि नहीं, वो अंकल जो हैं वो हमसे पूछेंगे कि स्कूल काहे नहीं गया। तो पहला चीज़ तो मैं देखा हूँ कि जिधर जाते हैं बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। हर बच्चे मतलब बदमाशी अगर हमको देखता है तो कम करता है, क्लास में कंटिन्यू आता है।
और सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि लोग मेरे पास में अब मदद करने के लिए आते हैं, या तो कॉल करते हैं कि प्रेम देखो इसका ये मदद है, कभी उसका ये मदद है, तो लोग आते हैं। और मैं हर छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, उसे मैं चैलेंज के रूप में लेता हूँ और उसे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ और उसे मैं मतलब पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ और वो कामयाब हो जाती है मैम। यानी कि सोशल मीडिया का भी एक अहम योगदान रहा है। एक अहम योगदान नहीं मैम, आज का जो दुनिया है ना, ये पूरा सोशल मीडिया मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो गया है, इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। लेकिन ये सब के बावजूद में हौसला, जुनून और शिद्दत और लोगों का प्यार, आशीर्वाद तो सबसे ज़रूरी है। और मैं लकी हूँ कि ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत धनी आदमी हूँ, कह सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल जो है किसी पर्सन, या तो किसी पर्सन पे हम एक प्रेरणा लेते हैं या फिर कोई एक हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे लिए शुरू से रहता है। आपकी जर्नी में आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा, या फिर कहाँ से आप, अगर आप कभी निराश हैं या अगर इस सफ़र में आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? कहते हैं कि अगर हम लोग अपने बारे में सोचेंगे तो हम भगवान जो हम लोग हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हम लोगों को पूरा भटकाएंगे, बहुत परेशान कर देंगे। लेकिन अगर हम दूसरों की ज़रूरतों के लिए काम करेंगे तो हम लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि भगवान जी हमारी सारी ज़रूरतें पूरा कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं कोई दूसरा बोलेगा उसके लाइफ में, सबको अपना प्रॉब्लम बड़ा लगता है। लेकिन मेरी सारी प्रॉब्लम, जब मैं कपिल शर्मा सर को देखता हूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये मेरा बचपन से ही, मतलब जब से मैं कपिल शर्मा सर को देखा हूँ, मेरे चेहरे पे एक मतलब कितना भी परेशान हूँ मैं उनको देखता हूँ तो फिर एक अलग एनर्जी सी आ जाती है, फिर मैं उठ खड़ा होता हूँ, काम करने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। मतलब हौसला, जुनून जो है मेरा उन्हीं से आता है, अच्छा लगता है। उनका एक रोल रहा है आपकी जर्नी में। इसके अलावा अगर मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो जब आपने इस फील्ड में आपने काम करना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी चैलेंज होता है। जी। आपकी खुद की जो पर्सनल लाइफ है वो एक बैक सीट ले लेती है क्योंकि आप दूसरों के लिए काम करने निकल रहे हो बाहर। फैमिली से क्या सपोर्ट रहा, क्या कुछ रेजिस्टेंस भी रही उधर से? मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरे पापा बचपन से ही करीब 20-25 सालों से एक पुस्तक दुकान में काम करते थे और हम लोगों छोटे से हम लोग बहुत छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए भी हम लोगों को बहुत परेशानी हुआ। और बाद में धीरे धीरे करके जब हम बड़े होने लगे और जो मेरे दोस्त जो थे वही लोग सारे, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अच्छे खासे कोई जॉब में चला गया, तो और मैं रुक सा गया। और घर में मतलब एक तो हम लोग मतलब वैसे परिवार से नहीं थे कि हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी होगी। फिर धीरे धीरे घर वाले भी सोशल मीडिया को समझते नहीं थे, लेकिन बाद में मैं सोशल मीडिया पे कंटिन्यू करते गया। घर वाले बहुत डांटते उठते थे, लेकिन एक चीज़ है कि अगर घर वाले हमारे जो पैसेंस, जो हमारा जो काम होता है उससे वो लोग नफरत नहीं करते हैं। भले ये हो सकता है कि वो लोग समझते नहीं है, लेकिन अगर वो लोग अगर जान गए कि घर वाले बस हम लोगों को गरीब नहीं देखना चाहते हैं कि हम लोग रोते रहे, उदास रहे, परेशान रहे। अगर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी मैं कुछ पैसे भी मतलब जो सोशल मीडिया से मैं आजकल इनकम करने लगा हूँ, तो घर वाले लोग भी देखते हैं तो अब थोड़ा समझने लगे और खुश होते हैं। बिल्कुल। जब आप झारखंड जैसे जब हम राज्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप काम करने लग जाते हैं इस क्षेत्र में तो आपको समस्याएं थोड़ी अच्छी तरीके से दिखने लग जाती है। वो कहाँ पर अगर काम हो रहा है तो वो असर क्यों नहीं दिख रहा, आप वो भी समझने लग जाते हैं। शिक्षा पे आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमने देखा कि सफाई को भी लेके आप रिसेंट टाइम्स में आपने काम काफ़ी शुरू किया है। आपके जो ये सफ़र रहा है उसमें क्या आपको कुछ मुख्य चुनौती नज़र आई, जैसे अगर हम शिक्षा की बात करें इन जनरल, कि कहाँ पर एक रुकावट आ रही है कि हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, प्रोग्राम्स भी बन रहे हैं, लेकिन वो बच्चों तक रीच नहीं कर पा रही? मैम, इसके लिए मतलब बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा। जो बच्चे हैं उनके माता पिता को समझना होगा कि हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। स्कूल जाते हैं तो स्कूल से फिर पढ़ के आ जाते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा सच में स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं। अपने घर के स्टैंडर्ड को थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो अपने घरों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा मतलब थोड़ा मतलब
विकास की ओर आगे बढ़ेगा, जिससे उसको घर में पढ़ने का भी मन करेगा। अगर शिक्षा में अगर कुछ रुकावटें अगर आ रही है तो इसमें अभिभावकों का मैं कमजोरी समझूंगा कि अपने बच्चों पे वे ध्यान नहीं देते हैं, अपने घरों पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस दिन अगर अभिभावक अपने बच्चों पे ध्यान देने लगेंगे, मैं कुछ अभिभावकों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो ज़्यादातर जो परसेंटेज जो गाँवों के अभिभावक होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में मतलब झारखंड भी आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपने कोचिंग के लिए एक पूरा ये तैयार कर रखा है, कुछ कोचिंग्स है आपकी जो चलती हैं, तो क्या जब बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो होंगे उनसे भी आपका कांस्टेंट कन्वर्सेशन रहता होगा? हाँ, मतलब जितने बच्चे आ जाते हैं उनसे, मेरे पेरेंट्स से मैं अभिभावक मीटिंग कराता हूँ, उनको मैं समझाता हूँ। तो एक्चुअली जिस तरीके से कपिल शर्मा लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाते हैं, मेरा भी काम है, मैं भी लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाता हूं। तो वो बच्चे हों या बच्चे के मम्मी पापा हों या बच्चे के दादा दादी हों, सारे लोगों को मुझे देख के वो लोग खुश हो जाते हैं। तो मेरे हर काम में मुझे मतलब पॉजिटिविटी गांव में मिलने लगी है अब तो। अभी फ़िलहाल रिसेंट टाइम्स में जैसे हम बात करी थी कि सफाई के क्षेत्र में भी आपने काम करना स्टार्ट किया है, और जो एक बहुत पॉजिटिव, जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये कि वहाँ पर भी कहीं कंप्लेन करने के बजाय अगर आपको समस्या दिखी तो आप खुद उसके निदान के लिए सामने आ गए। मुझे वो थोड़ा जर्नी आप हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू मैम, आपको अच्छा लगा जान के, मुझे भी अच्छा लगा मैम। एक यात्री सेट था जो सरकार हम लोगों के लिए बनाती है कि यात्री वहाँ पे बैठे, वो करीब 3-4 लाख रुपए का होगा, वो सरकार हम लोगों के लिए बना दी। वो मैम 1 साल से वो ख़राब था, वहाँ पे लोग बैठते नहीं थे। मैं कभी एक दिन घूमने गया तो मैंने देखा, तो लोगों से बात किया कि ये मतलब ऐसा का है, तो बोला ये तो 1 साल से है। तो अगर मैं उसका फ़ोटो खींचता, कंप्लेन करने जाता, तो वो प्रोसेस भी 7 दिन लगता और मिनिमम, और वो साफ कब होता मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि गांव के लोगों से जाकर मैं बात करूं। गांव के लोगों से मैं 2-4 महिलाओं से बात किया, फिर उन महिलाओं लोगों से आया और उसे सफाई किया। मैं यकीन नहीं कीजिएगा मैम, 1-1.5 घंटे में वो पूरी तरीके से साफ हो गया। और दूसरे दिन जाकर मैंने देखा तो पूरा लोग वहाँ पे बैठे हुए भी थे। तो मतलब पॉजिटिविटी लाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है और लोगों को जागरूक करना पड़ता है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि हमारे गाँव में एक तालाब भी था, जो मैं उस भैरव बाबा जी का सिमडेगा में एक बीरू में एक मंदिर है, जो कि मकर संक्रांति के दिन पे मेला भी लगता है। तो उसी मेले के कार्यक्रम के दौरान मैं वहाँ पे गया था, तो लौटते वक्त देखा था कि एक तालाब है जो जिसमें कि बहुत गंदा है और कुछ महिलाएं बच्चे नहा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि गंदे पानी से लोग नहाते हैं तो जाहिर सी बात है तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। तो गाँव की महिलाओं से हम लोगों ने मिल के मैंने बात किया कि चलिए इस तालाब को मिलजुल के सफाई करते हैं। यकीन नहीं कीजिएगा मैम, मुझे यकीन नहीं था कि हमने शाम को बात किया और सुबह को मैंने फिर से आके थोड़ा सा उन लोगों से मीटिंग की, अपनी बातों को समझाया, उन लोगों से कुछ बात किया। करीब 55-60 लोग, पूरे गांव वाले लोग, मतलब बच्चे से लेके मतलब बूढ़ा बुजुर्ग सब कोई आया था मतलब उस तालाब को साफ करने, और तालाब पूरी तरीके से साफ था। तो देख के मतलब जो एनर्जी मिलती है ना मैम, वो बहुत ही वही है दुनिया में जो कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भाई कहीं ना कहीं बस एक इंसान अगर हम बस इंतज़ार करते हैं कि कोई तो सामने आए तो फिर हम फॉलो कर लेंगे। जी। और आप ही हैं जो वहाँ पर समस्या दिख रहा है तो बिना किसी के इंतज़ार किए आप सामने आ रहे हैं। प्रेम जी, जैसा आपने कहा कि संघर्ष तो शुरू से ही रहा है, अभी भी रह ही रहा है, लेकिन इस जर्नी में आपने खुद की ज़िंदगी को बदलते हुए किस तरीके से देखा है? अगर आप 7 साल पहले जाकर देखें तो क्या कुछ मुख्य बदलाव आपको अभी वर्तमान में देखने को मिलते हैं? मेरे ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि हम लोग पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। जो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि अभी मैं जिस मंच में मैं बैठा हूँ, ऐसे मंच पे मैं कभी फ्यूचर में बैठूंगा, ये सब मैंने 7-8 साल पहले सपना देखता था। रात को सोता था, रात को सपने में मैं देखता था कि मैं आज बहुत बड़े मंच पे हूँ, ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ, और अचानक नींद टूट जाती थी तो देखता था कि मैं अपने बेड पे हूँ। और मैं ये सच्चाई है कि मैं रातों को फिर रोता था कि अरे ये सपना था, ये सच में कब बदलेगा। और आज जो ये 7 साल का जो सफ़र की बात है ना मैम, ये 7 साल का भले परेशानी कितना भी आए, आज मैं इस मंच पे हूँ, ऐसे मंच पे हूँ। तो ये मुझे मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इससे मतलब बड़ी हो सकती है मेरे लाइफ में। मैंने हमेशा छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढा है और हमेशा मैं अपने लाइफ में खुश रहता हूँ। बहुत पहले भी मैं ऐसा ही था मैम, अभी भी वैसा ही हूँ, अच्छा ही लगता है। अच्छा, इस जर्नी में कभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जब आपको लगा कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ? मैं आज तक
कभी एक कठिनाई आई थी मैम, लेकिन आज तक मैं किसी से शेयर नहीं किया था। आज आपने पूछा तो मैं आपसे बता देना चाहूँगा। एक ज़िले में एक कृष्णा जी करके कोई पेशेंट थे जिसका कोई नहीं था, वो सदर हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमको फ़ोन आया कि उसका जो पैर है पूरी तरीके से डैमेज हो गया है और उसका कुछ इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसका मदद किया जाए। तो उसका कोई था नहीं, तो मैंने वहाँ पे डीसी सर को कॉल किया। उस समय डीसी सर श्री सुशांत गौरव जी थे, जो कि अभी गुमला जिला के डीसी सर हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, एम्बुलेंस मुफ्त करा दिया और भी कुछ मदद करा दिए। उसके बाद हमने उसको रांची रेफ़र करा दिया, रिम्स रेफ़र करा दिया। मेरे शादी के कुछ ही दिन हुए थे मैम, 3 दिन 4 दिन या तो 1 हफ्ता हुआ था, और मैं रांची आया, उससे मिला, सारा कुछ करा दिया। फिर मैं घर गया, उसके फैमिली वाले लोगों के नंबर दिया, तो जब वो उन लोगों को मैंने बुलाया तो वो लोग आए नहीं। तो उसके बाद वो यहाँ पे एडमिट था। फिर हम लोगों ने बाद में, वो रोज़ मैम मुझे फ़ोन करता था, उसका पैर पूरा सड़ा हुआ था, उसको काटना पड़ा बाद में। मतलब इतना, एक तो उसके पास पैसा नहीं, पैसा का मैनेज तो चलिए सोशल मीडिया से चाहे किसी भी कोई ना कोई मतलब भगवान भेज देता है फरिश्ते जिससे कि हम लोग ठीक हो जाएं। लेकिन वो हर रोज़ मुझे शाम को कॉल करता, सुबह कॉल करता, भाई मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो देखिए, उसका इलाज भी कराना पहला, उसको सुसाइड से भी बचाना दूसरा। मेरी नई नई शादी हुई है, मैं घर में हूँ, और ये कभी भी बंदा फ़ोन करके बोल देता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तो और मैं ये सब चीज़ें अच्छा करता हूँ तो लोगों को बता देता हूँ कि देखो आज मैं ऐसा हुआ। कोई चीज़ें बुरी हो जाती है तो मैं किसे बोल लूँ। तो ये मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजिंग था। आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं घर वालों से कम बात करता था, उस आदमी से मैं प्राय बात करता था कि मोटिवेट रहे, उसको पूरी तरीके से मोटिवेट करता, उसको वीडियो कॉल में बात करता, उसको फिर मैंने कुछ दवाइयाँ वगैरह कराया। कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटली काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रहा हाँ, उस समय मैं हुआ था मैम, लेकिन बाद में फिर वो बंदा पूरा मतलब ठीक ठाक हो गए, फिर वो घर चला गया। तो चलिए अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत चैलेंजिंग था मैम। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सामने से समस्याओं को देखते भी हैं तो वो भी थोड़ा ज़्यादा आपको हाँ, ये बात सही बोले। बिल्कुल। यहाँ पर खासकर क्योंकि अभी हम भारत में भी बात करते हैं कैसे युवाओं का देश है, आने वाली जो पीढ़ी है वो युवाओं की होने वाली है, उनका कितना अहम योगदान है इस सफ़र में, और जो भी आपको यंग देख रहे होंगे अभी यंगस्टर्स, आप उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यंग लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपका जो करने का जो इच्छा है उसे आप पूरे शिद्दत से करिए। आप एक मंजिल का एक गोल मतलब रख लीजिए कि इस मंजिल तक हमको पहुँचना है। आपको कोई नहीं समझेगा, ना घर वाले समझेंगे, ना तो बाहर वाले समझेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए और उस मंजिल में पूरी शिद्दत से कीजिए। जब आप उस मंजिल में पहुंच जाइएगा तो आपको सारे लोग समझ जाएंगे। मंजिल का मेरे नज़र में एक ही शॉर्टकट है कि हमको जितना आता है वो तो हम 100% कर लेंगे, और जितना नहीं आता है वो हम लोग सीख लेंगे और करेंगे ज़रूर। तो बस युवाओं से बस यही कहना चाहूँगा कि करिए, अपने मंजिल की ओर फोकस रहिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि अवेयरनेस हो गया, लोगों में अवेयरनेस फैलाना हो गया, एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, सफाई की बात हम कर रहे हैं। उसके अलावा एक दो और मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है, जैसे एक आपकी स्टोरी थी जिसमें एक लड़की थी जिसकी शादी भी आपने अपने घर से करवाई थी, वो भी एक अलग स्टोरी है। ये सब तो आपके सफ़र में है, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो क्या कुछ विजन है, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या देख कर रखा है कि हाँ ये भी आने वाले कुछ क्षेत्र हैं जिस पे मुझे काम करना है, या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पे आपको लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए मैम, मेरा हमारी जो गांव समाज है इतनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मतलब थोड़ा सा पीछे चला जाता है, तो जो कि हम लोग आगे के लिए नहीं सोच सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अपने चीज़ों को ठीक करते हैं और फिर आगे हम लोग धीरे धीरे, कहने का मतलब कि अगर हमको कहीं यहाँ अगर 10 किलोमीटर जाना है तो हम लोग को 10 किलोमीटर का रास्ता भले ना दिखता हो, लेकिन अगर 1 किलोमीटर का रास्ता दिखेगा तो हम लोग अगर 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहाँ से उसका रास्ता मतलब आगे का वहाँ से दिखने लगेगा। तो उसी तरीके से मैम कुछ पता नहीं चलता है कि मंजिल क्या है, फोकस क्या है, कहाँ तक जाना है कहाँ नहीं, बस कंटिन्यू मतलब जहाँ तक रास्ता दिख रहा है बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आज आपके मतलब स्टूडियो पे हैं, इसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। मकसद बस स्टार्टिंग से बस एक ही है मैम, और जो एंडिंग तक भी रहेगा कि बस लोगों के चेहरों पे मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए, रीजन कुछ भी हो।
बिल्कुल। एक जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपकी स्टोरी के बारे में बताया कि किस तरीके से कभी भी आपने मदद की का इंतज़ार नहीं किया, भले ही वो किसी की भी समस्या हो। ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो मुझे लगता है सामने आकर मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी हिचक रहती है उनमें, या वो खुद इस आस में रहते हैं कि शायद कोई दूसरा बढ़े तब मैं सामने आऊँ। वैसे लोग जो फ़िलहाल आपको देख भी रहे होंगे अभी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये मदद एक ऐसे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मैम, जो कि ठीक करना हर कोई, जैसे कहते हैं ना कि भगत सिंह जैसा बेटा देश में सब चाहता है, लेकिन बगल वाले घर में चाहता है, अपने घर में नहीं चाहता है। तो वैसा ही बात है कि कोई चीज़ जब होती है तो हम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारा जो मुखिया है ये कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ज़रूरत है कि खुद के बारे में पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने देश के लिए। अपने लिए तो मेरा एक ही लाइन है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, तो चलिए ना कुछ दूसरों के लिए जी के देखते हैं। तो बस दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात आपने कही है कि मदद करना भी सब चाहते हैं, लेकिन थोड़ी हिचक होती है कि ठीक है, हम बदलाव तो देखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई और वो बदलाव ले आए तो मज़ा है। बिल्कुल। प्रेम जी, आपको जो सफ़र रहा है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है। मुझे लगता है जिन लोगों ने आपकी कहानी सुनी होगी उन्हें इंस्पिरेशन भी मिली होगी, और कहीं ना कहीं शायद अब वो भी सामने आए, जो भी मदद करना चाहते हैं वो उसके लिए सामने आए। आपकी जो जर्नी रही है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि जितना सक्सेस, जिस तरीके से अभी तक आप आए हैं, आगे जो आपकी जर्नी हो वो और सक्सेसफुल रहे। जिस तरीके से आप मदद करें, जिस शिक्षा के क्षेत्र में आप और काम करें। इसी के साथ आज हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।